हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक इन केएम करियर पॉइंट्स। दोस्तों, प्रीवियस क्लास के अंदर अपन ने इम्यूनिटी के बारे में डिस्कस किया था। इम्यूनिटी के बाद में अपन आज की क्लास अपनी रहेगी डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट क्लास फॉर अपकमिंग एग्ज़ाम। तो दोस्तों, CHO एग्ज़ाम से रिलेटेड अगर देखिए तो डिफेंस मैकेनिज्म से भी कहीं न कहीं क्वेश्चन बनता है। तो बात करते ही एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे अपन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंदर जो अपने सिलेबस से बाहर आए। तो गारंटी लेता हूँ कि जो सफिशिएंट मैटर को ही यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा, अदर फालतू मैटर जो होगा उसको डिस्कस नहीं करेंगे। तो दोस्तों, क्लास को एक बार कंटिन्यू करने से पहले क्लास को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना ताकि हर आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थोड़ी नॉइस कैंसलेशन नहीं हो रही है तो आपको वॉइस की थोड़ी दिक्कत आती होगी, अदर साउंड्स आते होंगे, बट कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे अपन। डिफेंस मैकेनिज्म एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जिसके अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब अपनी बॉडी के अंदर एंटर करेगा तो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट बॉडी रेस्पॉन्स करेगी, उसको ही बोलते हैं डिफेंस मैकेनिज्म। क्लियर है दोस्तों? सिंपल लैंग्वेज में अगर समझे, अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी के अंदर इंटर करेगा तो अपनी बॉडी उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट में जो इम्यून डिफेंस मैकेनिज्म का काम करेगी, मतलब उस एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगी, एंटीजन एंटीबॉडी हो बनेगी, उसको ही बोलते हैं डिफेंस मैकेनिज्म के नाम से जानते हैं। सेल्फ डिफेंस सुना? सेल्फ डिफेंस क्यों बनता? इस वर्ड का मीनिंग क्या? सेल्फ डिफेंस मतलब खुद को सुरक्षित रखने के लिए डिफेंस पावर में यूज़ करना। मतलब सेल्फ को क्या करते हैं, डिफेंस एकेडमी भी होती है जिसके अंदर कराटे सिखाई जाते। सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म किस तरीके से काम करेगा वो आपको पता होगा। तो यहाँ पे डिफेंस मैकेनिज्म का मीनिंग होता है कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फॉरेन बॉडी या फंगस, वायरस, जीवाणु, कीटाणु कौन सा भी ले लो, वो जब भी हमारी बॉडी में जाएगा तो अपनी बॉडी उसको लड़ने के लिए एक इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करेगी, जो इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट में रेस्पॉन्स करेगा। इसको डिफेंस मैकेनिज्म के नाम से जानते। तो आई होप क्लियर हो गया होगा कि डिफेंस मैकेनिज्म क्या है। अगर यहाँ पे अगर देखें तो बड़े बड़े तौर पे देखकर डिफेंस मैकेनिज्म अपने बॉडी के अंदर 3 टाइप से वर्क करेगा। एक होता है फ्रंट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म, सेकेंड लाइन डिफेंस मैकेनिज्म, एक होता लास्ट थर्ड लाइन डिफेंस मैकेनिज्म। बात करते हैं यहाँ पे अगर कि डिफेंस मैकेनिज्म की, अगर तो इसमें 3 कैटेगरी होती है, 3 लाइन होती है। तो एक होता है फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म, फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म, फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म, फर्स्ट लाइन डिफेंस। इसमें क्या होता है दोस्तों, फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर देखिए तो अपने बॉडी के अंदर जो अपनी बॉडी होती है, इसमें क्या फिजिकल एंड केमिकल बैरियर प्रेजेंट है। तो फिजिकल बैरियर मतलब फिजिकली, मतलब जिस तरीके से अपनी बॉडी के अंदर फिजिकली फर्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म का स्किन इन्वॉल्व होती है। सबसे पहले क्या स्किन के कॉन्टेक्ट में क्या देखते कि ये कोई बंदा है, इस बंदे के ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबसे पहले कहाँ स्किन को छुएगा, स्किन को छुएगा मतलब स्किन स्टिमुलेट करेगी, रोकेगी उस वायरस को कि भाई तू मत जा। अगर स्किन को क्रॉस करके वो अंदर चला गया तो अपना सेकेंड लाइन डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट होगा। सेल्स एंड टिश्यू के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट रहती है वो एक्टिवेट होगी। अगर सेकेंड लाइन को भी क्रॉस कर गया तो अपने बॉडी के अंदर और जाएगा तो वहाँ पे और तीसरी लाइन डिफेंस मैकेनिज्म काम करे। जिस तरीके से अपने इंडिया के अंदर जो मिलिट्री होती है, यानी वर्ल्ड के जो बाउंड्रीज होती है, बॉर्डर होते हैं, उस बॉर्डर पे जो मिलिट्री होती है तो फर्स्ट लाइन होती है, सेकंड लाइन होती है, थर्ड लाइन होती है। इस तरीके से अपने बॉडी में भी कोई अदर पार्टिकल्स, फॉरेन पार्टिकल या ऑब्जेक्ट अंदर नहीं आ जाए, यूँ करके यहाँ पर भी 3 लेयर के अंदर डिफेंस मैकेनिज्म काम करेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर बात करते हैं फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म की बात करें, यहाँ पे क्या होगा, फिजिकल एंड केमिकल बैरियर रहेगा। फिजिकल एंड केमिकल बैरियर क्या करेगा कि उस वायरस या बैक्टीरिया को पेनिट्रेटिंग होने से प्रिवेंट करेगा, मतलब अंदर जाने से रोकेगा।
तो बात करते हैं फिजिकल मतलब एक होता है स्किन, इसमें ही आता है दोस्तों स्किन किस तरीके से अपनी बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म का काम करेगी। तो स्किन के अंदर एक केराटिन प्रोटीन होता है, केराटिन प्रोटीन होता है। ये क्या करता है, उस सरफेस को हार्ड बना देता है। हार्ड क्यों बनाएगा, यानी मजबूत या स्ट्रांग बना देता है। क्यों बनाएगा, कि वो वायरस या बैक्टीरिया इजीली बॉडी के अंदर नहीं चला जाए। तो ये क्या करेगा, केराटिन प्रोटीन क्या करेगा, स्किन को हार्ड बना देगा। इसके बाद में ये क्या करेगा, दूसरा काम करेगा, जो डेड सेल्स होती है उसको क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा। रिप्लेस का मतलब होता है उसको डेड सेल को निकाल देगा और नई सेल का फॉर्मेशन करेगा। तो ये स्किन का फंक्शन नॉर्मली होता है कि फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म के नाम से अपन जानते हैं। इसके बाद में अगर देखिए, म्यूकस मेम्ब्रेन एक प्रेजेंट रहती, म्यूकस मेम्ब्रेन। दूसरी होती है दोस्तों स्किन के बाद में आती है म्यूकस मेम्ब्रेन। जो म्यूकस मेम्ब्रेन की बात करते हैं, तो म्यूकस मेम्ब्रेन क्या करता है दोस्तों, ये अपने बॉडी के अंदर इंटरनल ऑर्गन को प्रिवेंट करेगा। इंटरनल ऑर्गन मतलब आपने क्या किया, बाहर से तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं किया, बट आपने खाना खाया या बिना हाथ धोए अपना खाना खा रहे, ये अपने डायरेक्ट सीधा ओरल कैविटी से इसोफेगस से स्टमक के अंदर जाएगा। स्टमक से कहाँ जाएगा, इंटेस्टाइन के अंदर चला जाएगा, सीधी बॉडी के अंदर एंटर करेगा। अब बॉडी के अंदर कहाँ वर्क करेगा, तो वहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट, जो इंटरनल ऑर्गन्स रहते, इंटरनल ऑर्गन्स या विसरल ऑर्गन्स रहते, उस विसरल ऑर्गन की जो इनर मोस्ट लाइनिंग होती है, वहाँ पे क्या हो गया, म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। ये म्यूकस मेम्ब्रेन फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म का काम करेगी। क्लियर है दोस्तों, समझ में आया कि म्यूकस मेम्ब्रेन क्या करेगी, इंटरनल ऑर्गन की लाइनिंग होती है, इंटरनल ऑर्गन लाइनिंग होती। तो ये बात आपको याद रखनी। ये क्या करेगी, जब भी एब्जॉर्प्शन होगा तो ये म्यूकस मेम्ब्रेन वहाँ पे उस बैक्टीरिया या वायरस को वहाँ पे किल कर देगी या उसको पेनिट्रेटिंग होने से रोकेगी। तो ये बात आपको याद रखना है। इसके बाद में अगर देखते हैं दोस्तों, म्यूकस मेम्ब्रेन हो गया, केमिकल की बात करते हैं। केमिकल की बात करें दोस्तों, केमिकल बैरियर की अगर बात करते हैं दोस्तों, केमिकल बैरियर की अगर बात करते हैं, तो इसके अंदर आता जैसे कि सलाइवा क्या है, इट इज़ केमिकल्स होता है। टीयर्स, आँखों में से टीयर्स निकलता है। स्वेटिंग, ये क्या एक टाइप का केमिकल्स। लिक्विड बैरियर, ये भी अपनी बॉडी के अंदर फ्रंट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म की तरह वर्क करेगा। कौन कौन सा आएगा, जैसे कि सलाइवा, दूसरा टीयर, इसके बाद में कौन सा आएगा, सलाइवा, टीयर्स एंड इसमें स्वेटिंग। इसके थ्रू भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल्स तो नहीं हो सकते, बट इसको कहीं न कहीं बॉडी के अंदर जाने से रोक सकता है। तो अपन ने पढ़ा फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म में एक तो दोस्तों आती स्किन आती, दूसरा आता म्यूकस मेम्ब्रेन आती जो इनर ऑर्गन को प्रोटेक्ट करेगी और आउटर ऑर्गन को प्रोटेक्ट करने के लिए स्किन होगी, और इसके बाद में केमिकल बैरियर होता जो सलाइवा सिक्रेशन जो होता है इसके थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अंदर जाने से प्रिवेंट करेगा। क्लियर। एक जो होता है ईयर वैक्स होता है, ईयर वैक्स ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ईयर वैक्स को दूसरे नाम से जानते हैं, सेरुमेन के नाम से जानते हैं, सेरुमेन। तो ये भी कहीं न कहीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अंदर जाने से रोकेगा। तो समझ में आया फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म आपको समझ में आई। यस। इसके बाद में अपन बात करते हैं सेकेंड लाइन डिफेंस मैकेनिज्म की। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड लाइन डिफेंस मैकेनिज्म। सेकेंड लाइन डिफेंस मैकेनिज्म। सेकेंड लाइन डिफेंस मैकेनिज्म की अगर बात करते हैं, तो अब मान लो कि फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म ने काम नहीं किया, या बैक्टीरिया कोई हेवी निकला, या बैक्टीरिया की कैपेसिटी स्ट्रांग थी, तो वो क्या किया, फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म को क्रॉस कर लिया। अब क्रॉस तो कर लिए, इसके बाद में आपको और एक मैकेनिज्म चलेगी, वहाँ पे सेकेंड लाइन डिफेंस मैकेनिज्म मिलेगा। सेकेंड लाइन डिफेंस मैकेनिज्म की बात करते हैं, तो उसके अंदर दोस्तों एक फेगोसाइट सेल्स रहती। कौन सी सेल रहती, फेगोसाइट सेल्स रहती, फेगोसाइट सेल्स रहती। ये सेल्स क्या करती हैं,
फेगोसाइट सेल्स रहती जो हमारे बॉडी के अंदर टिश्यू एंड सेल्स के अंदर प्रेजेंट रहती, तो ये सेल्स क्या करेगी, एज ये सेकेंड लाइन डिफेंस मैकेनिज्म की तरह वर्क करेगा। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी में जाएगा तो उसको सीधा इंगल्प कर देगा। इंगल्प का मतलब समझते हैं दोस्तों, खा जाना। जैसे कि ये क्या, ये अपने सेल्स है और ये क्या दोस्तों, ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। क्लियर है? तो ये क्या होगा, सबसे पहले पास में आएगा, फिर यहाँ से इसकी स्ट्रक्चर यूँ बन जाएगी, फिर इसके बाद में अगर आएगा तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अब ये स्ट्रक्चर पूरा उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इंगल्प कर लिया। तो पहले इस तरीके थी, पास में आएगा, फिर उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पूरा भक्षण कर लेना, भक्षण करना, खा जाना, इंगल्प कहेंगे। तो कौन करेगा, फेगोसाइट सेल्स क्या करेगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भक्षण कर देगी, अपने आप अपने अंदर ले लेंगी और वहाँ पे जाके केमिकल मीडिएटर से रिलीज करवा के उसको डिस्ट्रॉय कर देगी, किल कर देगी। तो एज ए सेकेंड लाइन डिफेंस मैकेनिज्म की तरह वर्क करती है। अगर यहीं पे देखते एक दोस्तों होती न्यूट्रोफिल्स भी रहती, न्यूट्रोफिल्स होती है, ये भी एक सेकेंड लाइन डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करती है। जो दोस्तों न्यूट्रोफिल्स होती है वो क्या करती कि ये जो पॉलीमॉर्फ न्यूक्लियर सेल में प्रेजेंट होती है, पॉलीमॉर्फ न्यूक्लियर सेल्स के अंदर प्रेजेंट रहती न्यूट्रोफिल्स। एक होती दोस्तों मैक्रोफेजेस, ये अपन सेकेंड लाइन डिफेंस मैकेनिज्म पढ़ रहे। मैक्रोफेजेस जो होती है वो कहाँ पे प्रेजेंट्स इन एवरी सेल एंड टिश्यू, एवरी सेल्स एंड टिश्यू के अंदर प्रेजेंट रहती है मैक्रोफेजेस। तो याद रखना, सेकेंड लाइन डिफेंस मैकेनिज्म फेगोसाइट सेल्स रहती। फेगोसाइट सेल्स कौन कौन सी होती, न्यूट्रोफिल्स होती, मैक्रोफेजेस होती। एक होती दोस्तों इओसिनोफिल्स होती है, इओसिनोफिल्स क्या करती, इओसिनोफिल्स दोस्तों ये भी एक प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करेगा, बट इसकी टेक्निक अलग होती है। जो फेगोसाइट सेल्स होती है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पूरा निगल जाता है, बट मान लो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये छोटा था तो इसको निगल गया। अगर मान लो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही सेल से भी बड़ा होगा, ये अपने फेगोसाइट सेल है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतना बड़ा होगा, अब ये इसको ही इंगल्प कर लेगा, ये इसको इंगल्प नहीं करेगा, तब माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही इसको इंगल्प कर लेगा। बट इस कंडीशन में दूसरी सेल अपनी इओसिनोफिल्स आती है, वो सेल कहती है कि फेगोसाइट सेल्स आप अपना काम अभी बंद करो, इसके निपटने के लिए मैं तैयार हूँ। तो अब ये जो फेगोसाइट सेल्स होगी, कौन सी, सॉरी इओसिनोफिल सेल्स होगी, ये अपने अंदर से एक शानदार केमिकल मीडिएटर को रिलीज करेगी, एक केमिकल एंजाइम को रिलीज करेगी और इस सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देगी, मतलब किल कर देगी बाय द केमिकल छोड़ेगी, सिक्रेशन करेगी केमिकल से और इस सेल को क्या करेगी, किल कर देगी, इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करेगा, किल कर देगी। तो अगर बिग पैथोजन, बिग माइक्रोब्स, बिग वायरस अगर आ गया, बड़ा वायरस आ गया, तो उस कंडीशन में इओसिनोफिल्स एक केमिकल मीडिएटर रिलीज करेगी जिस कारण से उसका किल करवा देगी। क्लियर है दोस्तों? तो ये इओसिनोफिल क्या करेगी, सीक्रेट एंजाइम एंड डिस्ट्रॉय पैथोजन, लिख लेना, सीक्रेट एंजाइम एंड डिस्ट्रॉय द पैथोजन को क्या करेगी, डिस्ट्रॉय कर देगी। तो यहाँ पे सेकेंड लाइन डिफेंस मैकेनिज्म में आपको याद रखना कि इसके अंदर फेगोसाइट सेल्स रहती, न्यूट्रोफिल्स रहती, मैक्रोफेजेस रहती और इओसिनोफिल्स रहेगी। क्लियर है? तो फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म में स्किन्स थी, याद रखना स्किन्स, और सेकेंड लाइन में जो होगा अपना वो अंदर की सेल्स होगी। क्लियर है? समझ में आया? यस। इसके बाद में अगर दोस्तों बात करते हैं सेकेंड लाइन डिफेंस मैकेनिज्म की, अगर बात करें इसके बाद में अपन देखते हैं थर्ड लाइन डिफेंस मैकेनिज्म। इसके बाद सेकेंड लाइन अपना यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड लाइन। थर्ड लाइन डिफेंस मैकेनिज्म की बात करते हैं तो इसके अंदर कौन, मान लो बैक्टीरिया पावरफुल था,
फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म को क्रॉस कर गया, सेकेंड लाइन को भी क्रॉस कर गया, अब बारी आएगी थर्ड लाइन की। तो थर्ड लाइन डिफेंस मैकेनिज्म में क्या होगा, तो इसके अंदर एक एडोप्टिव इम्यूनिटी काम करेगी। एडोप्टिव इम्यूनिटी मतलब एक सेलुलर इम्यूनिटी होती और एक ह्यूमरल इम्यूनिटी होती, ये दोनों इम्यूनिटी मिलके थर्ड लाइन डिफेंस मैकेनिज्म का काम करेगी। तो बात करते हैं कि ये क्या करेगी, अगर फर्स्ट स्टेज को भी, फर्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म को भी क्रॉस कर देगा एंड सेकेंड, दोनों को अगर क्रॉस करेगा तो ये वायरस अब सीधा कहाँ आएगा, थर्ड लाइन डिफेंस मैकेनिज्म में। थर्ड लाइन डिफेंस मैकेनिज्म में, थर्ड लाइन डिफेंस मैकेनिज्म में अब क्या होगा कि यहाँ पे एक एडोप्टिव इम्यूनिटी होगी, एडोप्टिव इम्यूनिटी वर्क करेगी। एडोप्टिव इम्यूनिटी का मतलब दोस्तों यहाँ पे होता है कि इसके अंदर दो टाइप की इम्यूनिटी प्रेजेंट होगी। एक होती है सेलुलर इम्यूनिटी, सेलुलर इम्यूनिटी, एक होती है सेलुलर इम्यूनिटी और दूसरी होती है ह्यूमरल इम्यूनिटी। पढ़ा होगा आपने ह्यूमरल इम्यूनिटी, सेलुलर इम्यूनिटी और ह्यूमरल इम्यूनिटी। क्लियर है। जो दोस्तों सेलुलर इम्यूनिटी होती है वो टी सेल की बनी रहती है, किससे, टी सेल्स की, टी सेल्स रहती है। और जो ह्यूमरल इम्यूनिटी होती है जिसके अंदर बी सेल्स रहती, बी सेल्स प्रेजेंट रहती। तो ये याद रखना, जो टी सेल होती है और बी सेल होती है। जो टी सेल्स होती है दोस्तों, टी सेल की अगर बात करते हैं तो ये चार टाइप की होती है। टी हेल्पर सेल होती है, टी किलर सेल होती है, CD8 सेल, नेचुरल किलर सेल होती है, मेमोरी सेल होती है। अगर यहीं पे अगर टी सेल की बात करते हैं, तो टी सेल की बात करें दोस्तों, यहाँ पे चार टाइप की सेल्स रहेगी। चार टाइप की कौन, टी हेल्पर सेल, एक होती है टी हेल्पर सेल, टी हेल्पर सेल, एक होती है साइटोटॉक्सिक सेल, साइटोटॉक्सिक हेल्पर सेल, साइटोटॉक्सिक सेल, नेचुरल किलर सेल, नेचुरल किलर सेल्स, और एक होती है मेमोरी सेल्स, मेमोरी टी सेल्स। सही, क्लियर है दोस्तों। तो ये जो टी हेल्पर सेल होती है जिसको अपन CD4 सेल के नाम से जानते हैं, इसको अपन CD8 के नाम से जानते हैं। तो यह बात आपको याद रखनी कि टी सेल सेलुलर इम्यूनिटी बनाती है। सेलुलर इम्यूनिटी के अंदर टी सेल्स प्रेजेंट, टी सेल चार टाइप की होती है, टी हेल्पर सेल होती है, साइटोटॉक्सिक सेल्स होती है, नेचुरल किलर सेल होती है और मेमोरी टी सेल्स होती है। ये आपके नाम याद में रखना है। क्लियर है दोस्तों। जो अपना एड्स होता है, HIV होता है, वो सीधे किसके ऊपर अटैक करेगा, CD8 सेल के ऊपर। CD8 सेल का लेवल कम आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है। तो आपको ये याद रखना है। इसके बाद में अगर देखते कि जो ह्यूमरल इम्यूनिटी होती है, ह्यूमरल इम्यूनिटी दोस्तों होती है वो कौन बनाती, बी सेल बनाती। ये बात आपको याद रखना। सेलुलर इम्यूनिटी टी सेल होती है, ह्यूमरल इम्यूनिटी में बी सेल्स होती है। जो बी सेल होती है वो मैच्योर होती है इन बोन मेरो। बी सेल कहाँ पे मैच्योर होगी, इन बोन मेरो, इन बोन मेरो, बोन मेरो के अंदर मैच्योर होगी। क्या होगी, बोन मेरो के अंदर मैच्योर होगी। और टी सेल होगी वो अपने होगी थाइमस के अंदर, थाइमस के अंदर, थाइमस जो ग्लैंड होती है, थाइमस ग्लैंड के अंदर इसका मैच्योरेशन होगा। और दोस्तों प्रोडक्शन इसका होता है बोन मेरो से प्रोडक्शन होगा जो इमेच्योर फॉर्म के अंदर होगा और मैच्योर होने के लिए थाइमस ग्लैंड के अंदर जाएगी। तो ये बात आपको याद रखना। जो बी सेल्स होती है वो एंटीबॉडी एंड इम्यूनोग्लोबुलिन का प्रोडक्शन करेगी। क्लियर है। तो एंटीबॉडी एंड इम्यूनोग्लोबुलिन का, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर है दोस्तों। तो ये अपना डिफेंस मैकेनिज्म पढ़ा है अभी दोस्तों। एक होता फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म, सेकेंड लाइन डिफेंस मैकेनिज्म और थर्ड लाइन। थर्ड लाइन डिफेंस मैकेनिज्म में एडप्टिव इम्यूनिटी वर्क करेगी जिसमें सेलुलर इम्यूनिटी होती है और ह्यूमरल इम्यूनिटी। सेलुलर इम्यूनिटी होती है वो टी सेल्स बनाती और ह्यूमरल इम्यूनिटी होती है वो बी सेल्स बनाती। टी सेल का प्रोडक्शन बोन मेरो के अंदर होता है, इमेच्योर होता है, बट फॉर मैच्योर होने के लिए थाइमस ग्लैंड के अंदर जाता है। और बी सेल का प्रोडक्शन बोन मेरो के अंदर होता है और बोन मेरो के अंदर ही मैच्योरेशन उसका होता है। क्लियर है दोस्तों। तो आई होप ये क्लास आपको समझ में आएगी।
सिंपल क्वेश्चन बन सकता है, के नहीं रहा कंफर्म हो, बट बन सकता है, इसलिए अपन एक भी टॉपिक छोड़ना नहीं चाहेंगे। तो दोस्तों आई होप ये क्लास आपको समझ में आएगी। तो क्लास के नीचे एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स छोड़ देना। नेक्स्ट हम आपकी नई क्लास में मिलेंगे शानदार जानदार क्लास के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।